हेलो गाइस। तो पिछली बार हमने बात डिस्कस किया था बीएफएस के बारे में। देखो गाइस, जो मैं आपको समझाता हूँ वो मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं समझाता हूँ, मैं आपको वो समझाता हूँ कि लॉजिकली आप कैसे किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। क्योंकि थ्रू आउट दिस लैंग्वेज एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके पास 10-20 एल्गोरिदम हो जाएंगे तो फिर क्या होता है कि सब कुछ मैच्ड अप हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आप याद रख पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया था बीएफएस, आज हम देखेंगे डीएफएस। अगर आपने बीएफएस नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में पीछे पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। या फिर अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मेरी 3-4 ही वीडियो हैं जिनमें से एक बीएफएस है। तो चलिए अब मैं आपको डीएफएस समझा देता हूँ। तो सबसे पहले डीएफएस की फुल फॉर्म होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसे उसमें क्या हो रहा था, उसमें ब्रेथ था, इसमें डेप्थ है। डेप्थ का मतलब होता है कि हम जो हैं हम लेवल से सर्च करना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं पहले पॉइंट्स लिख, उसके बाद फिर उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। तो गाइज मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि यूनिफॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च होता है। अब इसका क्या मतलब है, तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आए। A B C D E F G। तो गाइज अगर मैं बात करता हूँ कि आपको G तक जाना है तो आप कैसे कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप A से शुरू करेंगे, B पे जाएंगे, फिर D पे जाएंगे। नहीं मिला D पे, आपको G मिला नहीं मिला तो आप एक देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि G कहाँ पे है, G पे आपको जाना है। तो आपको ऐसे तो दिख रहा है कि G यहाँ पर है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता कि G कहाँ पर है। तो वो कैसे जाएगा, A पे आया, A पे नहीं है G, क्या G A के इक्वल है, नहीं है। इधर आ गया लेफ़्ट साइड में, सबसे पहले इधर देखा यहाँ, क्या B जो है वो G के इक्वल है, नहीं है। तो मतलब यहाँ पर भी नहीं आया। फिर नीचे आ गया, क्या D जो है वो G के इक्वल है, नहीं है। तो ये यहाँ से आके बैक ट्रैक होगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक होता है कि वापस जाएगा, वापस अपनी पहली पोजीशन पे चला जाएगा जहाँ से आया है। जब कोई क्वेश्चन में गड़बड़ होती है तो वो बैक ट्रैक कर जाता है। फिर ई पे चेक करेगा सिमिलरली, फिर सी पे आएगा, एफ पे आएगा और लास्ट में जी पे आएगा। तो यही ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म होता है। ब्लाइंड सर्च कैसे है, क्योंकि हमारे को नहीं पता था कि जी हमारे को लास्ट में मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा। जी ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ही मिलता, अगर यहाँ पे जी कर देता मैं या यहाँ पर डी कर देता तो वो हमारे को पहली बार में मिल जाता। तो इसलिए लिखा हुआ है ब्लाइंड सर्च। उसके बाद बोलता है स्टैक। अब बीएफएस में हमने देखा था कि वो जो है वो डिपेंड कर रहा था क्यू के ऊपर। क्यू में आपका कंसेप्ट होता है फीफो का, मैंने मेट्रो का एग्जांपल देके आपको समझाया था। और स्टैक में होता है आपका लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मीन्स, ये नोट कर लीजिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप बुक्स रखते हो, बहुत सारी बंडल्स ऑफ बुक्स रखते हो। एक लाइन से आपने रख दिया, बुक्स का बंडल है ये। सॉरी गाइस, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बंडल्स हैं बुक्स के। अब यहाँ पे मैं जो सबसे टॉप पे बुक है वो है ए, इसके नीचे है बी, इसके नीचे है सी, इसके नीचे है डी। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को डी निकालनी है। तो डी निकालने के लिए देखो, सबसे पहले मैंने रखी होगी, अच्छा लास्ट में आ गया एफ़। तो अब देखो मैंने सबसे पहले डाली होगी एफ़, ये खाली जगह थी, यहाँ पे एक वॉइड स्पेस था, इसमें सबसे पहले मैंने डाली एफ़ बुक। उसके बाद फिर मैंने डाली होगी कोई बुक, फिर मैंने डाली होगी डी, फिर मैंने डाली होगी बी, ऐसे ही डाली होगी। अब मेरे को अगर एफ़ निकालनी है तो मेरे को सबसे पहले ए निकालनी पड़ेगी, फिर डी निकालनी पड़ेगी। मतलब जो हमने लास्ट में डाला वो सबसे पहले निकल रहा है। तो वही मतलब है लीफो में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद बोलता है डीपेस्ट नोड। डीपेस्ट नोड मैंने आपको एग्जांपल से समझा ही दिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नॉन ऑप्टिमल, अच्छा ठीक है। तो डीएफएस को हम नॉन ऑप्टिमल सर्च क्यों बोल रहे हैं, हम तो ऑप्टिमली ढूंढ रहे थे जी को, लेकिन इसको नॉन ऑप्टिमल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हमारे को जी ढूंढना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे को फर्स्ट ही पोजीशन पे मिलता है, वो हमारे को यहाँ पर मिल रहा था सबसे पहले, तो वो नॉन ऑप्टिमल था क्योंकि उसके लिए हमको क्या
पहले ये चेक करना पड़ा, ये चेक करना पड़ा, ये चेक करना पड़ा, फिर बैक ट्रैक हुआ, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर बैक ट्रैक हुआ, फिर यहाँ पर आए, तो वो नॉन ऑप्टिमल अप्रोच फॉलो कर रहा है। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला होता है बीगो ऑफ वर्टेक्स प्लस एज। ये वर्टेक्स है, वी इज़ फॉर वर्टेक्स, और ये है एज, वर्टिसेस और एज। यहाँ पर बी एफ जो है उसको हम बोलते हैं ब्रांच फैक्टर, और जी डी जो है जो वो है डेप्थ, जैसा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। तो पहले मैं वो बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ये चलिए मैं बनाते बनाते ही समझाता हूँ, उससे क्या होगा कि आप समझ भी जाएंगे साथ साथ। एक कंटेनर है ए, ठीक है, जिसमें एक वैल्यू है ए। तो मैं इसी एग्जांपल के लिए बना के दिखा देता हूँ, है ना, आपको अच्छा रहेगा, आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा और मेरी भी कम मेहनत लगेगी। तो चलिए देखते हैं अभी। तो सबसे पहले ए आया। अब जैसे ही ए आया, ए को बाहर निकाल दिया हमने, और जैसे ही ए को बाहर निकाला यहाँ पर आ गया बी और सी। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग? ए के चाइल्ड नोड थे बी और सी, तो मैंने बी और सी लिख लिया। अब जैसे ही सी बाहर निकलेगा, सी जैसे ही बाहर निकला, बी तो है, बी तो एज इट इज़ है, लेकिन सी के चाइल्ड नोड को हम लिख लेंगे। सी के चाइल्ड नोड थे एफ और जी, तो हमने लिख लिया एफ और जी, ठीक है। अब हमने देखा जो एफ है उसका कोई चाइल्ड नोड है नहीं, ये खुद चाइल्ड नोड है, तो ये बाहर निकल गया एफ, और इसने किया बैक ट्रैक। बैक ट्रैक करेगा, वापस यहाँ पे आएगा, फिर जी पे जाएगा। तो फिर ये अब ऐसे आ गया, और फिर आ गया यहाँ पे बी और जी। अब यहाँ पे फिर हमने जी बाहर निकाला, उसके बाद फिर हम बाहर निकालेंगे बी को। अब जैसे ही हमने बी को बाहर निकाला, क्या बी का कोई चाइल्ड नोड था? हाँ था, क्यों नहीं था? डी और ई, तो वो रह गया डी और ई। गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, आपको ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए मिस्टेक करी है ताकि आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर मिस्टेक होती है तभी याद रहता है। जो पहले अप्रोच होगी वही पहले लिखी जाएगी। जैसे कि ए के बाद आया बी, बी पहले जाएगा, फिर सी आएगा। इसी तरीके से जैसे ही बी सी गया, अब जैसे ही सी को हम बाहर निकालेंगे, एफ और जी आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एफ ऊपर और जी नीचे, तो यहाँ पर पहले आना चाहिए था एफ और ऊपर आना चाहिए था जी, तो इसीलिए यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पर एफ आएगा। समझ रहे हैं गाइस? ये मैंने जानबूझ के करी थी ताकि आपको भी पता लगे कि करना कैसे है ना। अगर मैं गलती नहीं बताता तो आपको पता ही नहीं लग पाता। उसके बाद फिर ये सिंबल बना रखा मैंने इक्वल टू का। उसके बाद फिर हमने बी को बाहर निकाला, जैसे ही बी को बाहर निकाला डी आया और ई आया, तो पहले डी अंदर गया, फिर ई अंदर गया। अब जैसे ही ई अंदर गया, ई को बाहर निकाला, अब ई को बाहर निकाला तो ये कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में हमने इसको एम्प्टी कर दिया। और हमने करना कब तक होता है ये चीज़? हमने तब तक करना होता है जब तक ये हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। एम्प्टी, ये देखिए गाइस हमारी क्यू एम्प्टी हो गई है। तो अब हम इसको लिख लेंगे। इसको लिखने का तरीका है ए के बाद आया सी के बाद आया जी के बाद आया एफ के बाद आया बी के बाद आया ई और ई के बाद आया डी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और इसमें बैक ट्रैक जो होता है, हम बोल सकते हैं कि बैक ट्रैक ऑकर्स व्हेन एनी नोड हैज़ नो चाइल्ड। देखिए गाइज यहाँ पर हमने ये किया, जैसे ही यहाँ पे आया बैक ट्रैक हो गया। तो मतलब हम इससे क्या वो निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बैक ट्रैक जो है वो तभी हो रहा है जब कोई उसका नोड जो नोड है उसका कोई चाइल्ड नहीं है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ इस चीज़ को। बैक ट्रैकिंग ऑकर्स व्हेन एनी नोड हैज़ नो चाइल्ड। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।